एक जंग को 10 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं। आसमान मिसाइलों से पटा है, एयर स्ट्राइक की गूंज है, लेकिन इसकी तपिश लगभग 3000 किलोमीटर दूर भारत तक भी पहुंच गई है। जंग में आग बरस रही है, लेकिन इधर रसोई में चूल्हे की आग बुझने का डर है। अजीब बात है ना, जंग वहां हो रही है, भारत का उस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका सीधा असर आपकी थाली और आपकी जेब पर पड़ रहा है। आलम यह है कि भारत सरकार को रातों रात एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करना पड़ा। ऐसा तब होता है जब देश में किसी जरूरी चीज की सप्लाई पर बड़ा संकट खड़ा हो जाए। आखिर ईरान में गिरती मिसाइलें आपके रसोई के चूल्हे को कैसे बुझा रही है? क्यों सरकार को सप्लाई कंट्रोल करने के लिए मैदान में उतरना पड़ा? और आखिर ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है क्या, जिसने रातों रात गैस वितरण के नियम बदल दिए? चलिए मिडिल ईस्ट वॉर और आपकी रसोई के इस खतरनाक कनेक्शन को डिकोड करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रगति और आप देख रहे हैं जिस्ट। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये युद्ध का असर और रोजमर्रा की चिंता की है। लोग गैस एजेंसीज के बाहर लाइन लगाए खड़े हैं। कुछ अपने सर पर सिलेंडर उठा ले जा रहे हैं। खबरें ऐसी भी हैं कि पैनिक में लोग आगे से आगे सिलेंडर्स की बुकिंग कर रहे हैं या ब्लैक में स्टॉक कर रहे हैं। ये सब सप्लाई चेन प्रभावित होने और बीते दिनों एलपीजी के दाम बढ़ने के बाद और ज़्यादा दिखने लगा। दरअसल सरकार की प्राथमिकता है कि घरेलू उपभोक्ताओं को पहले गैस मिले। इसी वजह से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के जरिए सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि अगर गैस की सप्लाई कम भी हो तो उद्योगों और कमर्शियल सेक्टर तक पहुंचने से पहले गैस घरों तक पहुंचे। आज देश के कई हिस्सों में हालात चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश और बिहार में गैस एजेंसीज के बाहर ऐसी भीड़ है कि पुलिस की सुरक्षा से सिलेंडर बंटवाने पड़ रहे हैं। वहीं राजस्थान जैसे राज्यों में सिलेंडर की कालाबाजारी की खबरें भी आ रही हैं। जो गैस सिलेंडर आपकी रसोई की जरूरत है, वो अचानक एक दुर्लभ वस्तु क्यों बनता जा रहा है? दरअसल 1955 में पार्लियामेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू किया था और इसे संविधान के शेड्यूल 9 में रखा गया था। इस एक्ट का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि देश में जरूरी वस्तुओं की सप्लाई बनी रहे और इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों को उनकी कमी का सामना ना करना पड़े। इस कानून के तहत कई जरूरी चीजें जो सीधे आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी हैं और जिनकी सप्लाई में गड़बड़ी बड़ी समस्या पैदा कर सकती है, एसेंशियल कमोडिटीज की सूची में आती है। इस एक्ट को सिर्फ ऐसी स्थिति में लागू किया जाता है जब कीमतों में अचानक तेज बढ़ोतरी हो, युद्ध, अकाल या कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आई हो। अगर सरकार को लगता है कि किसी चीज की कमी हो सकती है या बाजार में जमाखोरी और कालाबाजारी का खतरा बढ़ रहा है, तो वो इस कानून का इस्तेमाल करके तुरंत हस्तक्षेप कर सकती है। इसका मतलब ये है कि सरकार कंपनीज को उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दे सकती है, ये तय कर सकती है कि सप्लाई किसे प्राथमिकता के आधार पर मिलेगी और जरूरत पड़ने पर यह भी तय कर सकती है कि कोई व्यापारी या कंपनी किसी वस्तु का कितना स्टॉक रख सकती है। यानी इस एक्ट का पर्पस है इमरजेंसी में जरूरी चीजें सबसे पहले आम लोगों तक पहुंचाना। इससे पहले इस कानून का सबसे बड़ा इस्तेमाल 2020 के कोविड लॉकडाउन के दौरान हुआ था, जब सरकार ने जरूरी वस्तुओं की सप्लाई बनाए रखने, स्टॉक लिमिटेड तय करने और जमाखोरी व कालाबाजारी को रोकने के लिए इसे लागू किया था। अब एक बार फिर सरकार ने एलपीजी गैस के मामले में इसी कानून का सहारा लिया है। सरकार ने रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कंपनीज को निर्देश दिया है कि वो प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी गैसों को दूसरे उद्योगों में इस्तेमाल करने की बजाय एलपीजी उत्पादन के लिए इस्तेमाल करें, ताकि कुकिंग गैस की सप्लाई बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि जो एलपीजी बने वो सीधे देश की 3 सरकारी तेल कंपनीज यानी इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को दी जाए, क्योंकि यही कंपनीज भारत के लगभग पूरे एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन को संभालती है। इसके साथ ही सरकार ने घरेलू सिलेंडर बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किया है। अब एक सिलेंडर डिलीवर होने के बाद दूसरा सिलेंडर कम से कम 25 दिन बाद ही बुक किया जा सकेगा। इसके साथ ही गैस की जमाखोरी और फर्जी बुकिंग रोकने के लिए ओटीपी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा। यानी डिलीवरी के समय एजेंट को ओटीपी या बायोमेट्रिक कंफर्मेशन लेना होगा। आसान भाषा में कहे तो सरकार ने इस कानून के जरिए ये तय कर दिया है कि फिलहाल देश में बनने वाली गैस का सबसे बड़ा हिस्सा घरेलू एलपीजी के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि अभी सबसे बड़ा डर ये है कि अगर वैश्विक संकट बढ़ा और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई तो सबसे ज्यादा असर आम लोगों की रसोई पर पड़ेगा। ये स्थिति अचानक क्यों बनी, इसे समझने के लिए हमें भारत की एनर्जी नीड्स और जियोपॉलिटिक्स को समझना होगा। दरअसल चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी इंपोर्टर देश है।
यहाँ हर साल करोड़ों टन एलपीजी इस्तेमाल होती है, लेकिन उसका लगभग 60% हिस्सा विदेशों से आयात करना पड़ता है और ये ज्यादातर गल्फ कंट्रीज से आता है। फॉर एग्जाम्पल 2024-25 में भारत ने करीब 31.3 मिलियन टन एलपीजी का इस्तेमाल किया, जिसमें से सिर्फ 12.8 मिलियन टन ही भारत में प्रोड्यूस की गई थी। मिडिल ईस्ट दुनिया में सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक क्षेत्रों में से एक है और यही मौजूद है एक बेहद अहम सी रूट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। भारत के एलपीजी आयात का भी बहुत बड़ा हिस्सा इसी रूट से आता है और यही वजह है कि जैसे ही मिडिल ईस्ट में युद्ध या तनाव बढ़ा, उसका सीधा असर भारत की एनर्जी सप्लाई पर दिखाई देने लगा। अब इसी वजह से एलपीजी अचानक एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अब बात आती है कि इसकी वजह क्या है, यानी जंग ईरान में छिड़ी तो उसका सीधा असर यहाँ कैसे पड़ रहा है। दरअसल इस सप्लाई क्राइसिस की दो बड़ी वजह बताई जा रही है। पहली वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का लगभग बंद होना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करीब 167 किलोमीटर लंबा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के कुल पेट्रोलियम का करीब 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देश भी अपने तेल निर्यात के लिए इसी रास्ते पर निर्भर हैं। लेकिन ईरान युद्ध के बाद ये रूट अब सुरक्षित नहीं माना जा रहा। खतरे को देखते हुए कई तेल टैंकर इस रास्ते से गुजरने से बच रहे हैं। भारत के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत अपनी जरूरत का करीब 50% कच्चा तेल और 54% एलएनजी इसी रास्ते से मंगाता है। दूसरी बड़ी वजह है एलएनजी प्रोडक्शन पर असर। पिछले हफ्ते अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक की। इसके जवाब में ईरान ने यूएई, कतर, कुवैत और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों के बाद कतर ने अपने एलएनजी प्लांट का प्रोडक्शन अस्थायी रूप से रोक दिया, जो भारत के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि भारत अपनी जरूरत की करीब 40% एलएनजी यानी लगभग 2.7 करोड़ टन गैस हर साल कतर से आयात करता है। यानी एक तरफ समुद्री रास्ता असुरक्षित हो गया है और दूसरी तरफ गैस का उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। हाल के दिनों में कई शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरें आने लगी है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में होटल और रेस्टोरेंट को सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो रही है। कुछ होटल्स बंद हो रहे हैं और कुछ जगहों पर उन्हें अपना काम कम करना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में होटल मालिकों का कहना है कि गैस की सप्लाई 40 से 50% तक कम हो गई है और कई छोटे होटल सिर्फ एक दिन की गैस बचाने तक की बात कर रहे हैं। दिल्ली जैसे शहरों में तो सड़क किनारे चाय की दुकानें, ढाबे और छोटे खाने के ठेले भी इस संकट को लेकर चिंतित है क्योंकि उनका पूरा कारोबार एलपीजी पर निर्भर करता है। यानी अभी सबसे ज्यादा असर कमर्शियल सेक्टर में दिखाई दे रहा है। फिलहाल स्थिति वेट एंड वॉच की है। अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान में चल रहा संघर्ष जल्दी खत्म हो जाता है तो शायद सप्लाई भी सामान्य हो जाएगी, लेकिन अगर ये संकट लंबा चलता है तो एलपीजी की कीमतों और सप्लाई पर दबाव और बढ़ सकता है। हालांकि हमें किसी भी परिस्थिति में पैनिक होने से बचना है और सरकार की एडवाइजरी और नियमों को ध्यान में रखना है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देश, दुनिया और आपसे जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे जिस्ट।